कहानी है इचिगो कुरोसाकी नाम के एक 15 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट की, जहाँ इसकी उम्र के लड़के बीजीएमआई खेलने या कुड़ियां पटाने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। हमारा इचिगो भूतों को देख सकता है। ब्लीच की दुनिया भूतों से भरी हुई है जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए इनविजिबल होते हैं। पर इचिगो की जिंदगी तब बदल जाती है जब इसकी मुलाकात रुकिया कुचुकी से होती है, जो कि असल में एक सोल रीपर है। और आगे चलकर हमारा इचिगो भी एक सोल रीपर बन जाता है। और बस उसी दिन से इचिगो की एज अ सोल रीपर एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आसमान से नीचे उतरकर धरती पर आ जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक खंबे पर चढ़ रखी थी। मुझे उनकी पावर्स महसूस हो रही हैं। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इसके अगले दिन हम इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों की कुटाई लगा रहा होता है। तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या है? दरअसल वो ऑफरिंग है जो कि उस बच्चे की सोल के लिए थी। हाँ, यहाँ एक छोटी बच्ची मर गई थी, शायद उसी के लिए वो चढ़ाया था वो वेस्ट ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो वेस्ट टूटा क्यों पड़ा है? वो गलती से गिर गया था। आप स्केट बोर्डिंग कर रहे थे, माफ कर दो सर जी। स्पिरिट से माफी मांगा वरना ऐसे फूल तुम्हारी कब्र के ऊपर चढ़ा दूंगा। इचिगो को इतने गुस्से में देखकर इनकी फट जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन गुंडों के जाने के बाद उस लड़की की स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। ये स्पिरिट इचिगो का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल ये लड़की कुछ ही दिनों पहले ठीक इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। इचिगो इस लड़की को देख पा रहा होता है क्योंकि इसके पास बचपन से ही भूतों को देखने की स्पेशल एबिलिटी है। अब तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। आपका शुक्रिया भैया। ठीक है, रेस्ट इन पीस। उम्मीद है काफी जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके बाद इचिगो अपने घर आ जाता है और जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खोलता है, मैं घर आ गया, तभी इचिगो के फादर इस पर हमला कर देते हैं और इचिगो की ठुड्डी पर लात मार के इसका मुंह तोड़ देते हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम लेट हो। तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए बच्चे, यहाँ तक कि तब भी जब तुम अपने घर पर होते हो। ये कोई तरीका है अपने बच्चे को ट्रीट करने का? अपने ही बच्चे पर ऐसे कौन लात मारता है पिताजी? और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इचिगो की दो बहनें भी होती हैं जिनका नाम है यूजू और कारिन। क्या आप दोनों लड़ना बंद करोगी? जल्दी आकर खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे यूजू, इन्हें लड़ने दो। ये बाप बेटे के बीच में प्यार शो करने का इनका स्पेशल तरीका है। इचिगो और इसके फादर जिनका नाम ईशिन कुरोसाकी होता है, दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तभी इचिगो नोटिस करता है कि इसके पीछे एक भूत आ चुका है। अरे ये क्या, एक भूत? हाँ जिससे कि हमें पता चलता है कि कारिन भी भूतों को देख सकती है। कारिन, क्या तुम भी भूतों को देख सकती हो? हाँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, पर मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ। और ये सुनकर वो बेचारा भूत अपनी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन लगा देता है कि भाई कैसा भूत हूँ मैं? इसने तो मुझे एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया। और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इस भूत की वजह से इचिगो का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ईशिन इचिगो को पकड़ लेते हैं और इसे जमीन पर पटक देते हैं। लड़ाई करते हुए ध्यान हमेशा अपने दुश्मन पर रखो। अरे आप पागल हो क्या? आप मेरे दुश्मन नहीं, मेरे पिता। और इचिगो अपने फादर की कुटाई करके यहाँ से चला जाता है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब इचिगो के जाने के बाद कारिन इसके पिता को डांटने लग जाती है। वाह क्या बात है पिताजी, आपकी वजह से इचिगो ने आज खाना भी नहीं खाया। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैं तो बस उसको प्यार कर रहा था। अपनी मरी हुई वाइफ के पोस्टर के पास जाता है और रोने लग जाता है। देख रही हो भाग्यवान, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि ट्रेन स्टेशन के पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है। इस न्यूज को इचिगो और इसकी बहनें भी देखती हैं। ये जगह तो हमारे घर के काफी पास है। इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, पर तभी रास्ते में इसे किसी मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। तभी शहर में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इचिगो जल्दी से देखने के लिए उस एक्सप्लोजन की तरफ आगे बढ़ जाता है और एक्सप्लोजन वाली जगह पर पहुंचने के बाद इचिगो देखता है कि इसके सामने एक मॉन्स्टर है जो कि उसी बच्ची की स्पिरिट पर हमला कर रहा है। ये देखकर इचिगो घबरा जाता है। ये है क्या? ये बच्ची इचिगो को यहाँ से भागने के लिए कहती है। भैया यहाँ से जल्दी भाग जाइए। और इचिगो भी इसके साथ यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। ये है क्या? ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? भैया मैं नहीं जानती, बस जल्दी यहाँ से भाग चलिए। दरअसल ये हॉलो इस लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन भागते हुए ये लड़की गिर जाती है और ये मॉन्स्टर इस लड़की पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी वही सोल रिपर रुकिया कुचुकी यहाँ पर आ जाती है और इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मारकर यहाँ से गायब हो जाती है। इचिगो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया? ये लड़की कहाँ से आई और ये किसी और को दिखाई भी नहीं दी? ये कैसे हो सकता है? और क्योंकि आम लोग किसी भी स्पिरिट या हॉलो को नहीं देख सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस एक्सप्लोजन वगैरह हो चुका है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। रात को इचिगो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी रुकिया खिड़की के जरिए से इचिगो के कमरे में आ जाती है। ये देखकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या कर रही है यहाँ पे? तुम कौन हो? रुकिया इचिगो के रूम में कुछ ढूंढने लग जाती है। वो आस पास ही है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। तभी इचिगो रुकिया पर एक लात मारता है। पागल औरत, यहाँ आस पास मेरा अलावा और कोई नहीं और तुम मेरे रूम में करके रही हो? ये क्या, क्या तुम मुझे देख सकते हो? पागल खाने से छूट के आई है क्या? और ये कपड़े क्या पहन रखे हैं तूने? रुकिया हैरान रह जाती है कि भाई इचिगो इसे देख कैसे सकता है और इसे लगता है कि इचिगो में कुछ न कुछ डिफेक्ट है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान रुकिया को देख नहीं सकता है क्योंकि एक सोल रीपर है। इचिगो दोबारा से गुस्से में आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन रुकिया इसके हमले से डॉज कर जाती है। अरे कौन है तुम? बताओ भी यार। मैं एक सोल रीपर हूँ, मेरा नाम है रुकिया कुचुकी। मैं सोल सोसाइटी से आई हूँ। मुझे एक मिशन दिया गया था यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने का। इचिगो शांति से बैठ जाता है और इसकी बातें सुनता है। तो तुम एक सोल रिपर हो? हाँ। और तुम सोल सोसाइटी से आई हो? हाँ। और तुम्हें बुरी आत्माओं को खत्म करना है? हाँ। मतलब दोपहर को जो मैंने मॉन्स्टर देखा था हाँ। वो एक शैतान था। हाँ। और तुम उसे खत्म करने आए हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। क्या लगा था मैं ऐसा कहूँगा? बेवकूफ समझा है क्या? तुम खुद भूतों से बात कर सकते हो, तो सोल रीपर्स पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्यों करूँ मैं तेरा भरोसा? मैंने आज तक किसी सोल रिपर को नहीं देखा। मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ। छोटी बच्ची घर जा, बहुत रात हो चुकी है ये सब गेम्स खेलने की, ठीक है ना? चुपचाप घर चली जा अपने। अरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तुझे ढूंढते ढूंढते। छोटी बच्ची वर्ड सुनकर रुकिया का दिमाग खराब हो जाता है। तुमने क्या कहा अभी? हाँ, रुकिया कीड़ों का यूज करके इचिगो को पैरालाइज कर देती है। ये क्या? मैं हिल नहीं पा रहा। ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर कीटो परफॉर्म किया है जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में मैं छोटी जरूर हूँ, मैं
कम से कम भी 150 सालों की हूँ। तभी रूकिया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और एक हमला परफॉर्म करने वाली होती है। इचिको डर जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि यह हमला इचिको के लिए नहीं बल्कि उस भूत के लिए होता है जिसे कि हमने कल देखा था, जिसे इचिको भी देख पा रहा होता है। मुझे उस दुनिया में डरिए मत, वो शैतानों की दुनिया नहीं है। मैं आपको सोल सोसाइटी भेज रही हूँ जहाँ पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये तुमने क्या किया? वो आत्मा कहाँ चली गई? मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, या कह सकते हो कि मैंने उसे स्वर्ग भेज दिया है। अब वो वहाँ पर शांति से रह सकता है। और रूकिया एक ड्राइंग बनाकर इचिको को समझाती है कि इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स। बैड स्पिरिट्स को हॉलो कहा जाता है। हॉलोस ह्यूमंस पर हमला करते हैं, यानी कि ह्यूमन सोल्स इनका नाश्ता होती हैं। अरे ये कैसी ड्राइंग है तेरी? तो सच में एक छोटी बच्ची है, 3री क्लास की ड्राइंग है। ये बात सुनकर रूकिया को गुस्सा आ जाता है और इसके चेहरे पर मूछें बना देती है एक मार्कर का यूज करके। सोल रीपर के 2 टास्क होते हैं। पहला, अच्छी भटकती हुई सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना, जैसा कि मैंने अभी किया। और दूसरा काम है हॉलोस को खत्म करना। और बाहर एक हॉलो उस बच्ची की स्पिरिट का पीछा कर रहा था, पर तभी इस हॉलो को एक स्मेल आती है आसपास काफी अच्छी और टेस्टी सोल है। एक सोल रीपर भी है। और ये हॉलो इस लड़की का पीछा छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में जाने लग जाता है। और तभी इचिको को एक साउंड सुनाई देती है। क्या तुमने भी उसे सुना? लगता है यहाँ पर एक हॉलो घूम रहा है। अरे तो बैठी क्या है, जाओ उसको मार। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। मैं उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। अरे ये क्या बड़बड़ा रही है? तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? और तभी अचानक से रूकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। ये मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुई? तभी इचिको की बहन यूजू घायल हालत में इचिको के पास आती है। भैया, खरीन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। पर इचिको के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं रूकिया के मैजिकल स्पेल की वजह से। ए लड़की, मुझे आजाद करो, मेरा परिवार खतरे में है। रूकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि इस हॉलो ने कारिन को पकड़ दिया है और रूकिया इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिको भी लुढ़कते हुए यहाँ पर आ जाता है नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर रहो, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। चुप करो, मेरा परिवार खतरे में है। तभी इचिको की नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको इस हॉलो ने पकड़ा हुआ था। कारिन चिल्ला रही होती है। इचिको अपनी पूरी पावर का यूज करता है, रूकिया के मैजिक को तोड़ देता है। ये देख कर रूकिया हकी बकी रह जाती है। इचिको जल्दी से एक चेयर उठाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर हॉलो एक ही पंच में इचिको को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इचिको दूर जाके गिरता है और रूकिया इस हॉलो की टांग पर हमला कर देती है और कारिन को इस हॉलो के हाथ से आजाद कर लेती है। कारिन, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन मरी नहीं है। ये हॉलो एक सोल की तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मैं समझ गई, ये हॉलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोपहर में जो हॉलो था वो भी उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उस मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था, शायद उसके बाद से ही तुम्हारे अंदर की एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हॉलो मेरी वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंची। इचिको को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इचिको इस हॉलो के सामने जाकर कहता है, ए, हड्डी के ढांचे, तुम्हें मेरी सोच चाहिए ना, तो आकर ले लो। और ये हॉलो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रूकिया इस हॉलो के सामने आ जाती है। इचिको को बचाने के चक्कर में रूकिया घायल हो जाती है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस हॉलो के साथ कभी नहीं लड़ सकते। तुम बस एक मामूली इंसान हो, क्या तुम भूल गए? रूकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम बेवकूफ हो। अगर तुम अपनी सोल इसे दे भी देते तब भी ये मॉन्स्टर नहीं रुकेगा। ये अपना अगला शिकार ढूंढता रहेगा। इनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। क्या कोई तरीका है? मैं कुछ भी करूंगा। तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी जगह सोल रीपर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा। बस यही एक तरीका है। मैं अपनी सारी ताकतें तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मैं नहीं जानती ये काम करेगा या नहीं, पर यही आखिरी रास्ता है। ठीक है, ये तलवार मुझे दो सोल रीपर। मेरा नाम रूकिया है। इचिको रूकिया की तलवार पकड़ लेता है मेरा नाम इचिको है। और इचिको इस तलवार को अपने सीने के अंदर घुसा देता है और रूकिया अपनी सारी ताकतें इचिको के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। और तभी इचिको एक सोल रीपर में बदल जाता है और इस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी आधी ताकतें दी थी, पर इसने तो मेरी सारी ताकतें ले ली। इतनी ज्यादा ताकत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी है। इसने मेरे कीड़ों को भी तोड़ दिया था किसी सोल रीपर के पास। मैंने इतनी बड़ी सैंडबाग तो कभी नहीं देखी। और इचिको एज अ सोल रीपर एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और गाइस, सोल रीपर्स की इन स्वर्ड्स को ज़नपाक्टो कहा जाता है। और इसी दिन से इचिको की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह हम इचिको के फादर को देखते हैं जो कि इचिको पर हमला कर देता है, पर इचिको इन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? ऐसे कौन उठाता है अपने बेटे को? अपने बेटे पर सुबह सुबह हमला करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वो भी सोते हुए। अरे क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। तुम तो काफी स्ट्रांग हो चुके हो। अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इचिको के पिता थोड़े मजाकिया हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये बंदा ऐसे ही हर रोज अपने बेटे को जगाता है। हालांकि जगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। और तभी इचिको को पिछली रात वाला सीन याद आता है। पिताजी, यूजू और कारिन कैसे हैं? उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? चोटे? ये क्या बक रहे हो प्यारे बेटे? इचिको घर के बाहर जाता है और इसके पिता इसे बताते हैं कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपने ट्रक को इनके घर के अंदर घुसा दिया था। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी बच्चे, किसी को कोई चोट नहीं लगी। पर इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम में से कोई भी रात को जगा भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी। ये सारी बातें देखकर इचिको काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बहनों को रात वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं है कि कल रात को इसे एक हॉलो ने पकड़ लिया था और इसे मारने वाला था। पर तभी इचिको समझ जाता है कि जरूर ये काम उस सोल रीपर रूकिया का है। उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसके परिवार की मेमोरीज बदल चुकी हैं। इसके बाद हम इचिको के स्कूल में देखते हैं। यहाँ हम ओरिहिमे और तात्सुकी नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। तभी इचिको भी यहाँ पर आ जाता है और अपने क्लास की तरफ जाते हुए गलती से ओरिहिमे से टकरा जाता है। ओरिहिमे नीचे गिर जाती है और तात्सुकी इचिको को डांटने लग जाती है। इचिको, तुमने उसे नीचे गिरा दिया, उसे सॉरी कौन बोलेगा? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? इचिको जब अपना हाथ बढ़ाता है ओरिहिमे की तरफ तो ओरिहिमे शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके
उसके बाद इचिगो अपने क्लासरूम में जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। इसके दोस्तों में एक बंदा चैड भी है, गीगा चैड। और तभी इचिगो देखता है कि रुकिया भी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर। रुकिया को इंसानी रूप में देखकर इचिगो डर जाता है और हका बका रह जाता है। मैं यहाँ पर नई आई हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रुकिया हैंडशेक करने के बहाने इचिगो को अपना हाथ दिखाती है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अभी के अभी। ये देखकर इचिगो डर जाता है। रुकिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इचिगो के स्कूल में आ चुकी है। इसके बाद इचिगो रुकिया को बाहर लेकर जाता है। ए, छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, जा अपने घर जा। बकवास बंद करो। अभी मेरे पास सोल सोसाइटी जाने की एबिलिटीज नहीं बची हैं। वहाँ सिर्फ सोल रीपर्स एंटर कर सकते हैं। और घोचू, कल रात को तुमने मेरी सारी पावर्स ले ली थी, तो मैं बस एक नॉर्मल सोल बन चुकी हूँ। अब मेरे पास सोल रीपर पावर्स नहीं बची हैं और तुम्हारी वजह से अब मैं सोल सोसाइटी नहीं जा सकती। पर एक सेकंड, तुम तो एक शिनिगामी हो ना, तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं? रुकिया बताती है कि इस वक्त मैंने गीगाई पहन रखी है, जो कि एक टेम्पररी बॉडी होती है, जिसे पहनकर सोल रीपर्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेव कर सकते हैं। और इसी गीगाई की वजह से इचिगो के क्लासमेट्स रुकिया को देख सकते हैं। ठीक है, जब तक मेरी पावर्स लौट नहीं आती तुम्हें मेरी जगह पर एज अ सोल रीपर काम करना होगा, समझ गए ना घोचू? अरे ओ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं मना कर रहा हूँ। इचिगो सोल रीपर्स की ड्यूटीज को निभाने के लिए साफ मना कर देता है। मैं अब मॉन्स्टर्स के साथ नहीं लड़ना चाहता। कल तो वो मेरी मजबूरी थी, मेरी फैमिली खतरे में थी, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। मैं स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं? हाँ, ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुकिया एक स्पेशल ग्लव पहनती है और इचिगो को धक्का देकर इसके शरीर में से इसकी सोल को बाहर निकाल लेती है और इचिगो एक सोल रीपर में बदल जाता है। अरे ये तो मेरा शरीर है, कहीं तुमने मुझे मार तो नहीं दिया? अरे घोचू, तुम मरा नहीं, मेरे साथ चलो। रुकिया इचिगो को अपने साथ लेकर जाती है। इसके पास एक फोन भी होता है और बताती है कि ये सोल सोसाइटी का गैजेट है, जिसके थ्रू हायर अप्स हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं और ये ऑर्डर्स सोल सोसाइटी से दिए जाते हैं। और इस ऑर्डर के हिसाब से हमारे आसपास एक हॉलो है और हम देखते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है। एक पार्क के अंदर एक स्पाइडर टाइप हॉलो एक छोटी बच्ची का पीछा कर रहा होता है। ये बच्चा भी एक सोल ही होता है और जैसे ही इचिगो इस बच्चे को देखता है तो इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी रुकिया इसे रोक लेती है। रुको, तुमने अभी थोड़े समय पहले कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए फाइट नहीं करोगे, तो अब इस बच्चे को बचाना क्यों चाहते हो? ऐसा क्यों है? इचिगो, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। सोल रीपर की नजर में सभी सोल्स एक बराबर होती हैं। अगर तुमने उस बच्चे की हेल्प कर दी तो तुम्हें एक सोल रीपर बनना होगा। क्या तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हो क्या इचिगो? इचिगो हेजिटेट करने लगता है, पर काफी सोचने के बाद इस स्पाइडर हॉलो को मार ही गिराता है और इस बच्चे की सोल की जान बचा लेता है। बच्चे की सोल की जान, हाँ कुछ ऐसा ही है गाइस। मैं वही करूंगा जैसा मेरा दिल करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कब मुझे। ही इस सेरेमनी को परफॉर्म करना सीख लिया है और इस सेरेमनी को कौनसो कहा जाता है। इसके बाद हम ओरिहिमे को देखते हैं, जो कि पढ़ाई कर रही होती है और दूर से ही एक सोल इस पर नजर रख रही थी और ये सोल ओरिहिमे के मरे हुए भाई की थी। ओरिहिमे, लेकिन तभी दो हॉलोस यहाँ पर आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसे फोर्सफुली किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ओरिहिमे के भाई को खा जाते हैं और अब ये बंदा भी हॉलो में बदल जाता है। इस तरफ इचिगो रुकिया से परेशान हो चुका था, क्योंकि हर टाइम बस इसको फॉलो करती रहती थी किसी छोटी बच्ची की तरह। हाँ ठीक है, तुम सोल रीपर की जॉब करना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी ओरिहिमे को ठोक कर जा चुकी है और ओरिहिमे नीचे जमीन पर गिरी हुई है। और जैसे ही दोनों ओरिहिमे को देखने के लिए इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ओरिहिमे बिल्कुल सही सलामत है। ओरिहिमे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अभी एक कार ने टक्कर मारी थी ना? मैं ठीक हूँ इचिगो, मैं बस गलती से गिर गई थी। हाँ, तुम कौन हो? अरे ओ बेवकूफ, ये मेरी क्लासमेट है। कम से कम हमारी क्लासमेट्स की शक्ल और नाम याद रख बेवकूफ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो हमारी क्लासमेट है ना। ओरिहिमे बताती है कि मैं सब्जियां लेकर जा रही थी, आलू बैंगन टमाटर वगैरह, और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, पर फिर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और तभी रुकिया को इसके पैर पर एक हैंड प्रिंट दिख जाता है, जो कि किसी इंसान का नहीं लग रहा था। रुकिया को ओरिहिमे पर शक हो जाता है कि क्या सच में अभी किसी कार ने इस पर हमला किया था या वो कोई और चीज थी। अब शाम को घर जाते हुए रुकिया इचिगो से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। हाँ अच्छा, वो लड़की वो तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है, पर 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई गुजर गया, वो भी हमारे कुरोसाकी क्लिनिक के ठीक सामने, और वही ओरिहिमे का इकलौता रिश्तेदार था। उस दिन के बाद से ही ओरिहिमे अकेली पड़ गई। और ये सुनकर समझ जाती है कि अभी उसके बड़े भाई ने ही ओरिहिमे को उस कार एक्सीडेंट से बचाया था, पर वो हैंड प्रिंट जो कि ओरिहिमे की टांग के ऊपर था वो किसी इंसान का नहीं था। इसके बाद इचिगो रुकिया से पूछता है कि अगर तुम सोल सोसाइटी नहीं लौट सकती हो तो तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। पर रुकिया इसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से निकल जाती है। यहाँ तात्सुकी ओरिहिमे के घर डिनर लेकर आती है और मस्त डिनर करने लगती है। और यहाँ पर यूजू इचिगो से आकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे पजामास देखे हैं क्या इचिगो, कल से मिल नहीं रहे। मैं तेरे पजामास का क्या करूंगा? हाँ, मेरे ऐसे कुड़ियों वाले शौक नहीं। दरअसल यूजू के पजामास को रुकिया ने चुराया था और ये इचिगो के कमरे में ही इसके क्लोजेट के अंदर रहती है, पर इस बात के बारे में इचिगो को नहीं मालूम होता है। तभी रुकिया को अचानक से कुछ महसूस हो जाता है और क्लोजेट को खोल देती है। और जैसे ही इचिगो रुकिया को देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर रह रही है ये। वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। रुकिया जल्दी से अपने ग्लव को पहनकर इचिगो की सोल को इसकी बॉडी से अलग कर देती है और ऐसा करते ही इनके कमरे के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि वही मॉन्स्टर था जो कि ओरिहिमे की बड़े भाई की सोल से बना है। इसके बाद इस मॉन्स्टर और इचिगो के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इस हॉलो के साथ लड़ते हुए इचिगो को पता चलता है कि यह हॉलो कोई और नहीं बल्कि ओरिहिमे का भाई है। तब ये हॉलो यहाँ से चला जाता है और रुकिया बताती है वो स्पिरिट्स जो कि काफी ज्यादा अकेली रहती है या फिर इनकी कुछ ऐसी डिजायर्स जो कि इनके जीते जी पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से मरने के बावजूद भी इनकी आत्मा भटकती रहती है और ऐसी स्पिरिट्स को हंट करके हॉलोज इन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर ओरिहिमे और तात्सुकी
तात्सुकी दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो हॉलो यानी कि ओरिहिमे का भाई यहाँ पर आ जाता है। इसकी प्रेजेंस को ये लोग भी फील कर पाते हैं। यहाँ पर इचिको इस बात से कंफ्यूज था कि अगर वाकई ही में जो हॉलो है वो ओरिहिमे का भाई है तो वो मेरे पीछे क्यों आया था मुझे मारने के लिए। हमें सबसे पहले ओरिहिमे को बचाना होगा क्योंकि वो इस वक्त खतरे में है। उसका बड़ा भाई अब एक हॉलो बन चुका है और हॉलोज किसी के भी सगे नहीं होते हैं। इचिको को बताती है कि उस हॉलो को हराने का बस एक ही रास्ता है कि अपनी जान पाक्टो से हमें उसके सर को बीच में से काटना होगा। ये सुनकर इचिको शॉक्ड रह जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरिहिमे और तात्सुकी के ऊपर ये हॉलो हमला कर देता है और तात्सुकी बुरी तरह से घायल हो जाती है और ओरिहिमे एक कोने में बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती है। इसके शरीर से एक लंबी सी चेन कनेक्टेड हो जाती है जिससे कि इसकी एक और बॉडी कनेक्टेड होती है। असल में इनमें से एक ओरिहिमे की बॉडी है और दूसरी उसकी सोल है और ये चेन असल में एक सोल चेन है जो कि ह्यूमंस की सोल को इनके शरीर के साथ कनेक्टेड रखती है। इस हॉलो ने ओरिहिमे की सोल को इसके शरीर से अलग कर दिया है। ओरिहिमे हिम्मत करके तात्सुकी की जान बचाने की कोशिश करती है पर तभी ओरिहिमे नोटिस करती है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी इसका नाम लिया। ये सुनकर ओरिहिमे हकी बकी रह जाती है। ओरिहिमे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो मेरी आवाज भूल गई क्या? ओरिहिमे, ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यहाँ इचिको और रुकिया काफी तेजी से ओरिहिमे की घर की तरफ जा रहे होते हैं। इचिको रुकिया से पूछता है कि वो हॉलो अपनी ही फैमिली को टारगेट क्यों कर रहा है। हॉलोज के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं। जब वो लोग हॉलोज बन जाते हैं तो उनके शरीर में एक होलोपन हो जाता है और वो इनकम्प्लीट एंटिटीज बन जाती हैं और अपने आप को पूरा करने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाती हैं। हॉलोज के पास कोई दिल नहीं होता तो उनसे इंसानों की तरह बिहेव करने की उम्मीद मत ही रखना। यहाँ पर इस हॉलो को गुस्सा आ जाता है कि ओरिहिमे अपने बड़े भाई को भूल गई है और ओरिहिमे को जैसे ही मारने ही वाला होता है तभी इचिको यहाँ पर आ जाता है और इस हॉलो को रोक देता है और अभी ओरिहिमे इचिको को देख पा रही होती है। ये चीज इचिको को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है लेकिन तभी समझ जाता है कि इस वक्त ओरिहिमे मर चुकी है और इसकी सोल इसके शरीर से अलग हो चुकी है। तभी वो हॉलो इचिको को मारकर दूर फेंक देता है और इचिको घर से बाहर जाकर गिरता है। हॉलो ओरिहिमे को कैप्चर कर लेता है। ओरिहिमे, क्या तुम सच में मुझे भूल गई? इस हॉलो की आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है। बड़े भैया, पर ओरिहिमे ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसका बड़ा भाई अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और ओरिहिमे इससे सवाल करती है कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो क्या? नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम मुझे ही चोट पहुंचा रहे हो। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जब मैं मरा था तो तुम रोजाना मेरे लिए प्रे करती थी मेरी बहना, पर 1 साल के बाद वो तात्सुकी तुम्हारी दोस्त बन गई और तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना कम कर दिया। तुम धीरे धीरे मुझे भूलती चली गई और जब तुम हाई स्कूल में पहुंच गई तो तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे बिना काफी ज्यादा खुश रहने लग गई हो और धीरे धीरे मैं ऐसा बनता चला गया। ये सब तुम्हारी गलती है। और ये हॉलो ओरिहिमे को मारने लगता है पर तभी इचिको इस पर दोबारा से हमला कर देता है। तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन को ही मारना चाहता है? तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? मैंने ही ओरिहिमे को पाल पोस के बड़ा किया पर उसने मुझे धोखा दे दिया। ओरिहिमे मुझे भूल गई। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इचिको इसका हाथ काट देता है और तभी इस हॉलो को ओरिहिमे के सर पर लगा हुआ वो हेडबैंड नजर आता है जो कि बहुत पहले इसने अपनी बहन को दिया था और धीरे धीरे इसका भाई सोरा होश में आने लग जाता है और रुकिया समझ जाती है ये हॉलो अपनी मर्जी से नहीं बना है, ऐसा इसे बनाया गया है। और जैसे ही ये हॉलो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है तभी ओरिहिमे इसके सामने आ जाती है और इसे रोक लेती है। मुझे माफ कर देना बड़े भैया, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही आपसे कहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, जिसकी वजह से आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मुझे हमेशा से एहसास था कि आप मेरे आसपास ही हो। मुझे लगा था कि अगर मैं खुश रहूंगी तो आपको मुझे देखकर खुशी होगी। ये मेरा आपको शो करने का तरीका था कि मैं बिल्कुल खुश हूँ और अपनी लाइफ को आपके बिना भी जी सकती हूँ खुशी से। अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है भैया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप उदास हो जाओगे। हॉलो ओरिहिमे की ये सारी बातें सुनकर पेन फील करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर इचिको कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या चल रहा है? ओरिहिमे का बड़ा भाई अपने अंदर के हॉलो के साथ लड़ रहा है। लगता है वो अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बना था, किसी ने इसे फोर्सफुली ऐसा बनाया है और वो पावरफुल मॉन्स्टर ओरिहिमे के भाई को पोजेस करना चाहता है। पर ऐसा लग रहा है कि इसका भाई उसे पूरी तरह से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी सोल को कोई एक स्ट्रॉन्ग हॉलो खा जाता है तो वो वीक सोल को कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में जिस हॉलो ने इसके बड़े भाई पर कब्जा किया है इसका टारगेट हमेशा से ही तुम थे इचिको। अब इसका भाई उस स्ट्रॉन्ग हॉलो के साथ लड़ रहा है ताकि वो ओरिहिमे को हर्ट ना कर पाए। और काफी समय तक लड़ने के बाद सोरा का वो हॉलो वाला फेस मास्क टूट जाता है और इस इनर फाइट में ओरिहिमे का बड़ा भाई जीत जाता है और तभी ओरिहिमे बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ओरिहिमे, दोनों इसे देखते हैं और नोटिस करते हैं कि वो सोल चेन अभी भी इसके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि अभी ओरिहिमे मरी नहीं है। रुकिया ओरिहिमे को हील करना शुरू कर देती है और सोरा अभी ओरिहिमे के हेयर बैंड को ही देख रहा होता है और उसे याद आता है कि ये हेयर पिन्स इसने ओरिहिमे को अपने मरने वाले दिन गिफ्ट किए थे और ओरिहिमे ने आज तक इन्हें पहन कर रखा है और उस दिन के बाद से ओरिहिमे इसे हर रोज पहनती है ताकि इसे अपना बड़ा भाई याद रहे। इसके बाद सोरा इचिको की तलवार को उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि ये बहुत ही जल्द दोबारा से एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। पर इचिको इसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इचिको वो सही फैसला ले रहा है। एक हॉलो को मारना असल में उसे मारना नहीं होता, उसे प्यूरिफाई करना होता है, यानी कि हॉलोज प्यूरिफाई होकर सोल सोसाइटी जा सकते हैं। अब ओरिहिमे को होश आ जाता है और जाने से पहले ओरिहिमे भी इसे प्यार से अलविदा कहती है। इसके बाद सोरा खुद को निपटा देता है और रुकिया इचिको को बताती है कि ओरिहिमे की ये सोल चेन टूटी नहीं है, जिसका मतलब है कि अभी ये जिंदा है। और रुकिया तात्सुकी और इसके भाई की ये सारी मेमोरीज मिटा देती है और सोरा के जाते ही ओरिहिमे बहुत ज्यादा रोती है। अब इसके अगले दिन ओरिहिमे अपनी दोस्तों को एक कहानी सुनाती है कि कल रात को मेरे घर में 2 सुमो चैंपियंस आ गए थे। उन लोगों ने मेरे फ्लैट में ही एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था और दीवार में एक छेद कर दिया, एक गन
गन मार के, पर इसके दोस्तों को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी बोलते जा रही है। इचिगो और रुकिया भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। दरअसल रुकिया ने अपने सोल गैजेट का यूज करके ओरिहिमे की सारी मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया था, ताकि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ओरिहिमे को याद ना रहे। इचिगो कहता है कि क्योंकि अब तुम्हारी पावर्स मेरे पास आ चुकी हैं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान जब अपने सामने किसी को मुसीबत में देखता है तो उसकी हेल्प जरूर करता है। फिलहाल के लिए जब तक तुम्हारी पावर्स रिकवर नहीं हो जाती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब अगले दिन हम 3 दोस्तों को किसी तोते के बारे में बात करते हुए देखते हैं। इनके पास एक तोता होता है और इनके हिसाब से ये तोता श्रापित है, क्योंकि ये तोता जिस किसी के पास भी होता है उस आदमी की किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है। और तभी इनके ऊपर से एक स्टील बार इनके ऊपर गिर जाता है, पर हमारा गीगा चैड उसे रोक लेता है और इसका पूरा नाम है यासुतोरा सातो, लेकिन हम इसे गीगा चैड बुलाएंगे। इस हादसे को होते हुए देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि ये तोता सच में कर्स्ड है और ये दोनों सुअर के बच्चे सादो को इस तोते को सौंप कर चले जाते हैं। इसके बाद हम अंडरग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर एक हॉलो कहता है, हम खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों को खाते हैं। अगर किसी हॉलो ने सोल रीपर की सोल को खा लिया तो उसे इसके बाद हम इचिगो और रुकिया को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं एज यूजुअल। तभी इचिगो का एक क्लासमेट यहाँ पर आ जाता है और इसका नाम है कोजिमा, खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। रुकिया, ये एक नंबर का छिछोरा है, इससे दूर रहियो, जरा संभल के रहना इससे। तभी इचिगो का एक दूसरा दोस्त यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम टीगो होता है और रुकिया को देखकर पागल हो जाता है, बिल्कुल सांची की तरह, और खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है और इचिगो का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इनके ग्रुप में एक कुड़ी आ चुकी है। तभी सादो यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ में वही तोता होता है। सादो के ऊपर मरम पट्टी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सादो को चोट कैसे लग गई। कल रात मेरे ऊपर एक स्टील बार गिर गया था और आज सुबह ही मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, पर क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ मुझे से ज्यादा उस बाइक ड्राइवर को ही चोट आई और अभी मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ, इसी वजह से मैं लेट हो गया। इसके दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे भैया जी, आप कौन सी मिट्टी के बने हो? आपके ऊपर स्टील बार गिर गया और आप जिंदा हो? तभी सादो का तोता भी बोलने लग जाता है और रुकिया और इचिगो को इस तोते के अंदर से बहुत अजीब सी प्रेजेंस सेंस हो जाती है। रुकिया इचिगो के चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि जो भी इसने फील किया वो इचिगो ने भी फील किया है। इचिगो, पक्का इस तोते में कुछ है, पर ये बुरा नहीं है, शायद एक अच्छी आत्मा है। हमें शायद रात ने इस तोते को देखते ही पहचान लिया कि ये तोता एक स्पिरिट है और दूसरों के लिए परेशान भी होता है। लगता है इचिगो समझ रहा है कि एक सोल रीपर होना कैसा होता है। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे बालों के कलर की वजह से मेरा बाकी सभी से बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। एक दिन मैं ऐसे ही लड़ रहा था, मुझे उस झगड़े से बचाने वाला कोई नहीं था, पर तभी सादो वहाँ पर आया। सादो ने मुझे सभी से बचाया, पर सादो ने उन लोगों के ऊपर एक बार भी हमला नहीं किया। सादो बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है, बिना वजह वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाता है। इसके बाद इचिगो अपने घर जाता है और देखता है कि इसकी दोनों बहनें बहुत ही जल्दी में कहीं पर जा रही थी क्योंकि पास ही में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी इचिगो अपने सामने सादो को देखता है जो कि बुरी तरह से घायल हो रखा था। इचिगो सादो को देखकर हैरान रह जाता है और इचिगो की बहन कारिन जब उस तोते को देखती है तो बुरी तरह से घबरा जाती है और ये सभी लोग देखते हैं कि सादो की पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान बन रखा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इचिगो के फादर सादो से पूछते हैं कि ये पंजा कैसे पड़ गया तुम्हें, ये कैसे हो गया? पर सादो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और इसका इलाज करने के लिए इनको शुक्रिया अदा बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर सादो इतना ज्यादा घायल होता है कि जैसे ही उठता है नीचे गिर जाता है। इचिगो सादो के घाव को देखकर समझ गया था कि ये पक्का किसी हॉलो का काम है और रुकिया के पास जाता है। रुकिया, वो घाव पक्का किसी हॉलो का काम है। अगली सुबह सादो अपने बिस्तर में नहीं होता है और मिसिंग हो चुका है। इचिगो और रुकिया उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इचिगो बोलता है कि जब से सादो को वो तोता मिला है वो तब से किसी न किसी एक्सीडेंट में फंसता ही जा रहा है। मुझे लगता है सब उस तोते की वजह से हो रहा है। इस तोते के पीछे और साथ ही में जितनी भी मॉडिफाइड सोल्स हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया गया था और ये उन सभी मॉड सोल्स में से ही एक है। इचिगो, हमें जल्द से जल्द इसे निपटाना होगा वरना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अभी सभी लोग इसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम इस मॉड सोल को देखते हैं जो कि मजे कर रहा होता है। इंसानी शरीर मिलने के बाद आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है, हवा में जंप लगाता है ऊंची ऊंची। तभी इसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो कि BGMI खेल रहे थे। इनमें से एक बच्चा कहता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है यार, पर इनमें से एक बच्चा गुस्से में आकर अपने ही बनाए गए एक कैरेक्टर से कहने लगता है कितना बकवास कैरेक्टर है ये, मुझे इसे डिलीट करना होगा। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इस बात को मॉड सोल अपने ऊपर ले लेता है। फेक इचिगो को याद आता है कि कैसे सोल सोसाइटी ने बस इसे अपने फायदे के लिए बनाया था और उन लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से इन सभी को खत्म भी कर दिया। फेक इचिगो को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर इस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी इचिगो यहाँ पर आकर इसे रोक लेता है। उरुरु बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उरुरु ने ही रुकिया को वो गलत कैप्सूल्स दिए थे जिसकी वजह से ये लफड़ा हो चुका है। अरे घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जिंता और तेसाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस मॉड सोल को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये बच्चे हैरान रह जाते हैं कि भैया सामने ये जो लड़का है इचिगो, ये लड़के किसके साथ रहा है। दरअसल अभी ये सब्स्टिट्यूट सोल असली वाले इचिगो के साथ लड़ रही होती है जिससे कि ये बच्चे देख नहीं पाते हैं। और रुकिया भी यहाँ पर आ जाती है। तुम हो तो मेरी ही पैदाइश, लगता है मुझे थोड़ा शांति से काम लेना होगा, मैं तुम्हारे मूव्स को समझ पाऊंगा। और इचिगो इस फेक इचिगो के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करने लगता है और उसे ध्यान से देखता है। तब ये मॉड सोल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इचिगो को इसकी सारी मूवमेंट्स के बारे में पता चलने लग गया था। इचिगो जैसे ही इसके पीछे जाने लगता है रुकिया को इनका